नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी बाई राहुल में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी दोस्तों सीरीज है ई दृष्टि मैगजीन की, ये आज आपकी क्लास नंबर 4 रहने वाली है और मैंने अब तक आपको क्लास 3 प्रोवाइड करा दी है। और ये क्लासें आपके यूपी पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम हो या यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे बीडीओ का एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम, सभी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। देखो भाई, NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 NIRF। देखो इसके अंदर दोस्तों क्या दिया गया अभी, इसके अंदर देखो जो हमारे देश के शिक्षा संस्थान है उनकी रैंकिंग दी हुई है बच्चों। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों ये आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी भाई। 2015 को दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है। और ये NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने का काम करता है। और अगर देखो इसके प्रथम संस्करण की बात करूँ तो 2016 से जारी हुआ है भाई। और ये इसका 7वां संस्करण है, आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो आपको इसका नाम याद रखना है, NIRF, ठीक है भाई। और इसका 7वां संस्करण है, 2016 में पहला संस्करण दोस्तों जारी हुआ है। अब देखो इसके अंदर दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर रैंकिंग प्रदान की गई है। अब देखो रैंकिंग के अंदर कौन सा पहला स्थान है, किसका पहला स्थान है, किसका दूसरा स्थान है। और यूपी के अंदर अगर बात करी जाती है तो यूपी के अंदर दोस्तों किसका पहला स्थान है, ये भी आपको देखना है। और एक बात ध्यान रखने ना कि ये किन किन आधारों पर दोस्तों जारी की जाती है। अभी देखो 5 विस्तृत आधारों पर ये दोस्तों जारी की जाती है भाई। पहले तो शिक्षण, अधिगम और संसाधन, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, पहला आधार ये होता है। दूसरा अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास। भाई कोई भी शिक्षण संस्थान हो, किन किन आधारों पर दोस्तों रैंकिंग जारी की जाती है, वो आधार दोस्तों लिए गए हैं। पहला क्या है भाई, शिक्षण, अधिगम और संसाधन, टीचिंग, अधिगम और संसाधन, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन का आउटकम क्या है, पहुंच एवं समावेशिता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, बोध, परसेप्शन। दोस्तों ये 5 आधार हैं। अब देख लेते हैं कि ऑल इंडिया में दोस्तों पहला स्थान किसका है। पहला दूसरा स्थान देख लेंगे भाई। अगर मैं ऑल ओवर बात करता हूँ पूरे देश की, पूरे देश के अंदर दोस्तों ये किसने जारी की है, ये भी ध्यान रखना है। देखो धर्मेंद्र प्रधान, दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों ये जारी की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग दोस्तों जारी की है रिपोर्ट। अब इसमें देखो IIT मद्रास चेन्नई के अंदर दोस्तों पहला स्थान है। दूसरे स्थान पर IISc जो कि बंगलुरु के अंदर है दोस्तों, ये दूसरा स्थान है। IIT बॉम्बे दोस्तों तीसरा स्थान है। IIT दिल्ली चौथा स्थान है। अब देखो बाकी देखो IIT कानपुर 5वां स्थान है। ये यूपी का है इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, यूपी का होने के नाते दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं भाई। अब मैं यूपी के देख लेता हूँ, यूपी के कौन कौन से हैं दोस्तों। अब देखो उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में यूपी के कौन कौन से हैं भाई। यूपी के कौन कौन से एक तरीके से संस्थान है, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं कि यूपी के अंदर कौन कौन से संस्थान दोस्तों इसके अंदर आए हैं। देखो IIT कानपुर 5वें नंबर पर है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कानपुर। BHU जो कि बनारस में है दोस्तों, ये 11वें नंबर पर है। AMU 19वें नंबर पर है। IIT BHU के अंदर IIT भी है दोस्तों, IIT कैंपस भी है BHU के अंदर। अमेठी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर, अमेठी का आपने ऐड भी देखा होगा अखबार के अंदर। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी दोस्तों ये लखनऊ के अंदर है, मेडिकल कॉलेज है ये। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ है दोस्तों। शिव नारायण विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। ये रैंकिंग ऐसी है दोस्तों जो उच्च शिक्षा संस्थानों में है। और यूपी के दोस्तों ये एक तरीके से संस्थान है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी के लिए दोस्तों, यूपी पीसीएस के लिए या फिर यूपी के अंदर जो भी एग्जाम है उनके लिए। अब चलते हैं आगे, दोस्तों आगे। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक, NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक आपको देखना है। पहली बात तो आपको NFSA इसका फुल फॉर्म देखना है कि NFSA का फुल फॉर्म दोस्तों है क्या भाई। अगर मैं NFSA की बात करता हूं दोस्तों, देखो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश में भुखमरी से निपटने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है भाई, ये दोस्तों इसके लिए जारी किया गया है। हालांकि राज्यों में इस अधिनियम के असमान कार्यान्वयन से एक ऐसी मानक रूपरेखा की आवश्यकता महसूस की गई है जो सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में NFSA के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पहलों, ठीक है, आप देख सकते हैं। बाकी देखो NFSA करता क्या भाई, यह राज्य सूचकांक का विकास किया गया है जो SDG फर्स्ट
गरीबी की समाप्ति और SDG 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे टोटल गोल है वो 17 हैं दोस्तों, उन्हें हमें प्राप्त करना है। अब देखो, शून्य भुखमरी, पहला क्या, गरीबी की समाप्ति। SDG फर्स्ट का टारगेट क्या है दोस्तों, गरीबी की समाप्ति। SDG 2 का टारगेट है शून्य भुखमरी, जीरो हंगर। SDG 3 क्या है दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य एंड कल्याण, गुड हेल्थ एंड कल्याण। कल्याण क्या होगा दोस्तों, इंग्लिश में कल्याण बोलेंगे, गुड हेल्थ एंड कल्याण, मतलब एक तरीके से अभी। SDG 5 लैंगिक समानता, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी, इक्वेलिटी, ये दोस्तों आपका कौन सा, 5वां है। अब देखिए स्मरणीय तथ्य है, स्मरणीय तथ्य क्या होगा दोस्तों, अब आपको एक बार देख लेना है कि 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा विषय पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों का सम्मेलन दोस्तों रखा गया है। अब इसके अंदर दोस्तों जो रैंकिंग दी गई है उसे एक बार देख लेते हैं कि इसमें दोस्तों पहला रैंक किसे दिया गया है, राज्य वाइज किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया। भाई देखिए एक बार देख लेते हैं, भाई इस सूचकांक का पहला संस्करण है ये, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इस सूचकांक को विकसित किया है। कल्याण का मतलब होता है दोस्तों वेलफेयर, अब मेरे दिमाग में आया, कल्याण का मतलब होता है वेलफेयर। देखो ये था, अभी बताऊंगा आपको। भाई इसमें पहला स्थान दोस्तों उड़ीसा का है, पहला स्थान दोस्तों किसका, भी उड़ीसा का पहला स्थान है। यूपी का दोस्तों यहाँ दूसरा स्थान है, आंध्र प्रदेश का तीसरा है। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, एंड आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यूपी का दूसरा स्थान है और उड़ीसा का दोस्तों पहला स्थान है। बाकी आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये देख लेना है कि इसमें एक बार छोटे राज्यों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों गोवा का दोस्तों पहला है। पूर्वोत्तर, देखो यहाँ पर पूर्व हिमालय राज्यों की बात की गई है। भाई यहाँ पर जो है डिवाइड किया गया, कई सारे राज्यों को दोस्तों डिवाइड किया गया। भाई विशेष श्रेणी जैसे पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य और द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त। अब त्रिपुरा देखो दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य है, हिमाचल प्रदेश, HP, सिक्किम, ये भी आप देख सकते हैं एक बार। कुल मिलाकर ये रैंकिंग महत्वपूर्ण है और यहाँ पर दोस्तों यूपी का स्थान दूसरा है। अब देखो बाकी केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने इसके लिए दोस्तों क्या किया, टारगेट चलाए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 प्रभावी 5 जुलाई 2023, 5 जुलाई 2023, ठीक है। देखो इसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका उद्देश्य है दोस्तों गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA 2013 5 जुलाई 2013 को दोस्तों ये जारी हुआ था। इसका जो टारगेट है आप एक बार ये भी देख सकते हैं। देखो ये 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है, जिसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होगा। अब देखिए पात्र व्यक्ति प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न, 3 रुपये के अनुसार चावल और 2 रुपये के अनुसार दोस्तों गेहूँ और मोटा अनाज 1 रुपये के अनुसार प्राप्त करेंगे। ये एक बार आप आज गाँव में दोस्तों जो राशन बढ़ता है दोस्तों इसी रेट से दोस्तों बढ़ता है। अब देखिए आप एक बार इसमें देख लीजिए कि पहला स्थान दोस्तों किसका है और दूसरा स्थान कौन सा। भाई पहला स्थान ओडिसी का है और दूसरा स्थान यूपी का है। महत्वपूर्ण है, आप एक बार मोटा मोटा पढ़ के देख सकते हैं। अब चलते हैं 16वां राष्ट्रपति चुनाव। भाई 16वां राष्ट्रपति चुनाव की बात करता हूं कि राष्ट्रपति चुनाव कौन सा है। भाई राष्ट्रपति चुनाव कौन है और राष्ट्रपति दोस्तों कौन बना है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है। भाई अगर देखो 16वें राष्ट्रपति चुनाव की बात करता हूं तो आर्टिकल 62 जो होता है वो क्या होता है। भाई आर्टिकल 62 देखो, पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति को हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, राष्ट्रपति को हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जो MP होते हैं दोस्तों, जो MLA होते हैं दोस्तों, वो चुनते हैं। इसलिए ये डायरेक्ट चुनाव न होकर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का एक आदर्श नमूना है संविधान के आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ओनली इलेक्टेड सदस्य होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों 12 सदस्य वो भाग नहीं लेते हैं और जो एंग्लो इंडियन के सदस्य होते थे वो दोस्तों पहले ही समाप्त कर दिए गए हैं। अब एंग्लो इंडियन जिसमें 2 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते थे वो दोस्तों उसका प्रावधान इस बार खत्म है।
अब देखिए राज्य की विधानसभाओं जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं सहित 17वें संविधान संशोधन 1992 से 1 जून 1995 के लागू, भाई ये जो लागू हुआ है वो इस वाले संशोधन से हुआ है दोस्तों, 17वें संविधान संशोधन। आप एक बार देख सकते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है अभी 70वें, देखो 70वां संविधान संशोधन किससे संबंधित हुई, 70वां संविधान संशोधन दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल करने से दोस्तों संबंधित है। भाई लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 55 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचक आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ध्यान रख सकते हैं आप। देखो ये राष्ट्रपति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभी डायरेक्ट दोस्तों पूछे जाते हैं। बाकी देखो भाई 22 जुलाई भाई अगर हम अपने देश की बात करते हैं, भारत के अंदर जुलाई के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संपन्न होता है। भाई देखो जुलाई 2022 में 16वां राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। भारत के नए राष्ट्रपति व्यक्ति के रूप में बात करूं 15वां दोस्तों 16वें राष्ट्रपति चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी की गई, जिसमें 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। बाकी देखो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से दोस्तों एक तरीके से पार्टिसिपेट, कौन कौन से कैंडिडेट आमने सामने थे। भाई यहाँ पर एक थे दोस्तों झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। अब देखो द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक बात पता लगी आपको, नया फैक्ट पता लगा कि झारखंड की राज्यपाल ये दोस्तों रह चुकी हैं। भाई द्रौपदी मुर्मू के बारे में पूछ सकता है आर्टिकल कथन बनाकर कि ये क्या झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, क्या इससे पहले ये दोस्तों झारखंड की राज्यपाल थी। तो आपको डिटेल्स पढ़नी है, क्योंकि आपसे कभी भी प्रश्न सीधे नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्न घुमा फिरा कर दोस्तों पूछे जाते हैं। आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, दोस्तों यशवंत सिन्हा थे जो कि कांग्रेस से थे और ये बीजेपी से थे दोस्तों। अब द्रौपदी मुर्मू सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजद की अधिकृत उम्मीदवार रही, जबकि यशवंत सिन्हा मैंने आपको बताया विपक्षी। अभी द्रौपदी मुर्मू को इतना मत मिला। देखो ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये करंट में राष्ट्रपति दोस्तों बन गई है। भाई दोस्तों करंट में ये राष्ट्रपति बन गई है और इन्हें जो शपथ दिलाई है वो किसने दिलाई है दोस्तों। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का काम करता है वो सीजेआई करता है दोस्तों। सीजेआई करता है चीफ जज ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश करता है दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम, जो कि एन.वी. रमन्ना ने दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई थी 25 जुलाई 2022 को। और द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये कौन से क्रम में है दोस्तों, 15वीं राष्ट्रपति हैं। 15वीं राष्ट्रपति हैं, आपको कंफ्यूज करके बोलेगा भाई 16वीं राष्ट्रपति हैं, 17वीं राष्ट्रपति हैं, 14वीं राष्ट्रपति है। तो आपको ध्यान रखना है, देखो 15वीं राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी मुर्मू बनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें अगर हमने यहाँ डीपली नहीं पढ़ा है या सावधानीपूर्वक नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ने के बाद भी दोस्तों कहीं ना कहीं गलत करके आ जाते हैं। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में देख लेते हैं। ओडिशा से हैं दोस्तों ये और जनजाति समुदाय से हैं। जनजाति समुदाय से हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों चुनी गई हैं। अब ये इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि झारखंड की राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। अब आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मैंने आपको बता दिया अभी जो संसद के सदस्य होते हैं ओनली निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और यहाँ पर जो विधानसभा है सभी राज्यों की, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी इनकी विधानसभा के सदस्यों की भी शामिल किया गया है। और ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य यहाँ कोई भी भाग नहीं लेता है। और राष्ट्रपति की अगर बात करी जाए तो मिनिमम एज 35 साल है। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज दोस्तों 35 साल है। पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत। भाई पुल्लमपारा की बात की है, देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत है। और ये है कहाँ भाई, देखो डिजी पुल्लमपारा योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2021 को केरल सरकार ने की थी। भाई केरल सरकार भाई सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। और देखा जाए तो आज हर क्वेश्चन के अंदर दोस्तों, चाहे वो डिजिटल लाइब्रेरी की बात करूं या फिर एक तरीके से हर एक नए टॉपिक के अंदर केरल बढ़ चढ़ कर है। भाई साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट है वो पीछे नहीं है, क्योंकि एक तरीके से शिक्षा वहाँ पर दोस्तों उच्च लेवल पर है। भाई शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है जो हमारा सर्वांगीण विकास करने में सहायक होती है। इसलिए
प्रत्येक कैंडिडेट से और प्रत्येक राज्य शिक्षा पर जोर ज़्यादा देता है और सभी माँ बाप से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं और सभी अपनी पूरी फैमिली को शिक्षित बनाएं। देखिए भाई, पुलमपुरा पंचायत कहाँ पर है दोस्तों? केरल के अंदर है भाई। पुलमपुरा पंचायत कहाँ है? केरल के अंदर है। आपको बस ये ध्यान रखना, बाकी और कुछ नहीं है। केरल का मुख्यमंत्री एक बार देख लेना, पी विजयन, पिनराई विजयन। ठीक है, यह है ग्राम पंचायत केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में है। देखो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तिरुवनंतपुरम जिले के अंदर है ये। देखो दोस्तों, एक बार पढ़ के देख सकते हैं। केरल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार, बेसिक राइट, मूलभूत अधिकार मतलब मूलभूत अधिकार, बेसिक राइट घोषित किया है इंटरनेट को। दोस्तों इंटरनेट को केरल देश का पहला राज्य है जिसने इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित किया है। मतलब मूलभूत अधिकार है भाई। आपके देश में कभी कभी जब देखा है आपने, कभी कभी अगर आपातकाल लग जाता है तो नेट बंद हो जाता है भाई। अगर किसी देश में दंगा भड़क जाता है, किसी राज्य में दंगा भड़क जाता है, किसी इलाके में दंगा भड़क जाता है, तो उसका जो नेट है दोस्तों बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट ठप कर दिया जाता है। लेकिन केरल सरकार ने यहाँ पर क्या करा अभी? मूलभूत अधिकार घोषित किया है इंटरनेट को। ठीक है, बाकी देख सकते हैं आप, देखो महत्वपूर्ण है ये। केरल सवारी, उल्लेखनीय है कि केरल सवारी केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। यह किसी राज्य सरकार के स्वामित्व वाली देश की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। केरल सवारी ऑनलाइन टैक्सी सेवा है। अग्निपथ के बारे में देखते हैं। अग्निपथ, देखो अग्निपथ स्कीम आई है। अगर मैं बात करता हूं हमारे देश में जो मिलिट्री है दोस्तों, मिलिट्री हो, एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो दोस्तों, ये अब तक आपने सुना होगा दोस्तों, इन्हें पेंशन भी मिलती थी। और दोस्तों एक तरीके से इनका एग्जाम और जो प्रोसेस था, सिलेक्शन प्रोसेस, वो अलग प्रक्रिया थी। लेकिन अब सरकार ने अग्निवीर नाम की एक योजना लाई है जो कि इन सब की नियुक्ति करेगी, चाहे एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो या फिर दोस्तों आपकी थल सेना हो, सभी की नियुक्ति अग्निवीर नाम से की जाएगी। और यहाँ पर एक तरीके से अब उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। देखो पेंशन की जो सुविधा है वो क्यों कम की गई भाई? सरकार पर एक तरीके से वित्त बोझ था भाई, वहाँ उसने एक सॉल्यूशन निकाला है भाई। वित्त बोझ को कम करने के लिए भी एक तरीके से ये राहत भरा काम है सरकार के लिए। बाकी एक बार इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं भाई। अग्निपथ, नई रक्षा भर्ती योजना भाई। रक्षा भर्ती योजना जितनी भी रक्षा कैबिनेट से संबंधित है, जितनी भी हमारी रक्षा से संबंधित है, देश की रक्षा से संबंधित जितनी भी भर्ती होंगी वो अब अग्निवीर के नाम से होंगी। देखो स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रक्षा श्रम बल सुधार, बिगेस्ट डिफेंस मैन पावर रिफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रेजुएटी एवं पेंशन जैसी लाभ नहीं मिलेंगे भाई। ग्रेजुएटी भी नहीं मिलेगी और दोस्तों पेंशन भी नहीं मिलेगी। और ये सिर्फ 4 साल के सेवाओं के लिए दोस्तों, 4 साल के लिए सेवाओं के लिए है। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों आर्मेड फोर्सेस में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। इसका नाम अग्निपथ है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अग्निवीर। ठीक है भाई। और बाकी देखो ये नौसेना के लिए और वायुसेना के लिए, थल सेना के लिए, सभी के लिए दोस्तों होगी, थल सेना के लिए होगी। उल्लेखनीय है कि अग्निवीर सरकार अफसर के लिए नहीं होगी। अफसर देखो अफसर के लिए नहीं होगी, ये सिर्फ किसके लिए होगी? एक तरीके से देखा जाए तो ये सिर्फ सैन्य कर्मियों के लिए। अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है। यह उनकी भर्ती मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं संचालित भाई। अगर मैं अफसर की बात कर दूं तो एनडीए है, सीडीएस है, एफकेएट है, इनके द्वारा दोस्तों यहाँ सेना के अंदर अफसर बनते हैं। लेकिन यहाँ ये जो प्रक्रिया है ये ओनली एक तरीके से जवान के लिए है, जवान के लिए है। अब इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं कि क्या क्या सरकार ने यहाँ सुविधाएं दी हैं भाई। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के उम्मीदवार पात्र होंगे इसके। वर्ष 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष तय की गई थी। हालांकि भारतीय नौसेना ने अग्निवीरों को महिलाओं को यहाँ 20% आरक्षण दिया है अभी दोस्तों। महिलाओं को 20% आरक्षण दिया है महिलाओं को। अग्निवीरों की जो अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग हर क्लास से होगी भाई, हर क्लास से होगी। बाकी देखो अग्निवीर सशस्त्र बलों में से एक अलग रैंक होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। मतलब इसका जो एक तरीके से सिस्टम है वो सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। और देखो अग्निवीर के लिए दोस्तों बाकी जितने भी स्टेट है सब ने बोल दिया है कि भाई हम भी इन्हें आरक्षण देंगे, हम अपनी पुलिस में भी आरक्षण देंगे या फिर हम इसमें आरक्षण देंगे। इस तरीके की जो योजनाएं हैं दोस्तों वो हर राज्य द्वारा अग्निवीरों के लिए की गई हैं, घोषणाएं की गई हैं।
बाकी आप देख सकते हैं अग्निवीर, अग्निवीर के लिए दोस्तों आपको एक साथ 4 साल के बाद में दोस्तों 4 साल के बाद में देखो कुछ सैनिक आपके यहाँ स्थायी कर लिए जाएंगे, लेकिन कुछ सैनिक बाकी सैनिकों को दोस्तों घर भेज दिया जाएगा। आपको एक तरीके से एक साथ पैसा मिलेगा भी दोस्तों, आपको पैसा मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी। देखो ये 4 साल, देखो 4 वर्ष की कार्य अवधि, 4 वर्ष की कार्य अवधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। यह सेवानिधि अग्निवीरों के लिए तय किए गए अन्य भत्तों और शहादत एवं दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे से अलग होगी। इसका मतलब बिल्कुल अलग होगी। सेवानिधि 11.71 लाख रुपए आयकर से छूट होगी, मतलब आपको कोई इसके लिए टैक्स देना नहीं पड़ेगा दोस्तों। अग्निवीरों को ग्रेजुएटी एवं पेंशन संबंधी लाभ नहीं प्रदान किए जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, ये पेंशन है और पेंशन जैसी योजना से बचने के लिए दोस्तों अग्निवीर को लाया गया था, क्योंकि इससे देश पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा बर्डन था पैसे का। बाकी आप देख सकते हैं भाई, मैंने आपको बता दिया है कि कई सारे जो राज्य हैं उन्होंने अग्निवीरों के लिए बहुत सारी सुविधाएं की हैं, घोषणाएं भी की हैं कि भाई हम अपने राज्य में अग्निवीरों के लिए ये देंगे, हम ये देंगे, हम पुलिस में इन्हें आरक्षण देंगे। इस तरीके के जो वादे हैं दोस्तों हर राज्य के द्वारा किए गए हैं। अब भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा। भाई भारत गौरव एक ऐसी ट्रेन सेवा है जो कि देश में एक निजी ट्रेन सेवा है। निजी ट्रेन सेवा का मतलब भाई आप ऐसा समझ लीजिए, कोई भी टेंडर है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, अगर वो चलाना चाहती है अपनी ट्रेन तो चला सकती है, और भारत गौरव ऐसी ट्रेन पहली है। इसके बारे में देख लेते हैं। भाई देखो बच्चों, निजी कंपनियों को विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित भारतीय रेलवे निजी कंपनी को विषय वस्तु पर आधारित थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान की है। इसका उद्देश्य इन ट्रेनों के माध्यम से भारत और विश्व के उन लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है। यह योजना विषय वस्तु आधारित ट्रेनों के संचालन हेतु पर्यटन क्षेत्रों में संलग्न पेशेवरों की, मतलब आपको अगर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की यात्रा करनी है तब आप भारत गौरव ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। और देखो इसका जो टारगेट है वो है देखो अपना देश गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की पहल है। अगर आप अपने देश को देखना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको दोस्तों यहाँ नहीं है। और इसके द्वारा दोस्तों आप अपने भारत में जितने भी आपकी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनका दर्शन आप कर सकते हैं। देखो 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा को कोयम्बटूर तमिलनाडु से साईनगर श्रीनी महाराष्ट्र के बीच शुरू किया गया। अभी कहाँ से कहाँ तक भारत गौरव की अगर मैं बात करता हूँ तो तमिलनाडु TN से MS तक। देखो दोस्तों TN से कहाँ तक भाई, TN तमिलनाडु से MH बोले तो महाराष्ट्र तक है। भाई नाम क्या है, कोयम्बटूर। आपने देखा भी दोस्तों कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर एक दोस्तों टूरिस्ट प्लेस है भाई, वहाँ श्रेणी साईं बाबा का जो मंदिर है महाराष्ट्र के बीच में किया गया। अभी यह पहली राउंड ट्रिप सेवा का संचालन 14 से 18 जून 2022 के मध्य किया गया है। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे भारत गौरव ट्रेन के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्रदान करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है। बस आपको ये देखना है, भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटक रेलगाड़ी है। ठीक है, बस आप देख सकते हैं। और देखो इसमें और भी महत्वपूर्ण है रामायण सर्किट पर देखो रामायण सर्किट पर इस ट्रेन के संचालन के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी, हम्पी, रामेश्वर और भद्राचलम जैसे लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर नेपाल को कवर किया गया है। रामायण से संबंधित जितने भी स्थान हैं दोस्तों भारत गौरव ट्रेन यात्रा के तहत उन सब की यात्रा आप कर सकते हैं अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो। भारत गौरव ट्रेन का मकसद है देखो अपना देश, और जो हमारे देश के सांस्कृतिक धरोहर है दोस्तों उनकी आपको यात्रा कराई जाएगी। और ऐसा करने वाला जो राज्य है आपका TN तमिलनाडु से महाराष्ट्र के बीच में पहली ट्रेन सेवा दोस्तों शुरू की गई है। बाकी देख लीजिए, अगली खबर देखते हैं भाई। देखो नहाई का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड NHAI। नहाई के बारे में देख लेते हैं भाई। नहाई का फुल फॉर्म क्या है, पहली बात तो आपको नहाई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है,
और देखो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है दोस्तों? एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, ये देखिए। और देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995, मतलब इकाई दाई। अच्छा ये भी है भाई, 1,40,99,522 के अनुसार 99,522 किलोमीटर है दोस्तों। हमारे देश में जो राजमार्ग की लंबाई है वो इतनी है। भारत का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। देखो आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये जो डाटा है आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का जो विश्व का दूसरा सड़क नेटवर्क है वो कौन सा दोस्तों? भारत का है भाई, भारत का है, जिसकी जो लंबाई है 63.72 लाख किलोमीटर है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया है भाई। एक विश्व रिकॉर्ड बना है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, इसे गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया है, इसलिए दोस्तों ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक बार देख लेते हैं दोस्तों ये था क्या भाई, इसके बारे में पूरी बात देख लेते हैं, ये वास्तव में था क्या भाई। 8 जून 2022 को होता क्या दोस्तों? 8 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय NHAI द्वारा एस्फाल्ट बिटुमिन्स कंक्रीट सड़क निर्माण में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया भाई। एस्फाल्ट, देखो एस्फाल्ट बिटुमिन्स कंक्रीट सड़क निर्माण में एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है 8 जून 2022 को NHAI के द्वारा। NHAI ने बिना रुके कंटिन्यूसली विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमिन्स कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है भाई। और इसका जो कार्यान्वयन है बच्चों NHAI और राजपथ इंफ्राकोन प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। मतलब NHAI ने अकेले नहीं किया है, इसके साथ में दोस्तों राजपथ इंफ्राक्रोन प्राइवेट लिमिटेड पुणे भी साथ में था। ठीक है, आप इतना देख सकते हैं। बाकी देखो कंक्रीट सड़क का जो निर्माण है एक बार देख सकते हैं 105 घंटे 33 मिनट में किया गया है। और जो NH53 पर एकल लेन में 84.4 किलोमीटर लंबी एस्फाल्ट बिटुमिन्स कंक्रीट सड़क का निर्माण किया गया है। देखो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक बार आप देख सकते हैं। बिना रुके जो रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों NHAI और जो पुणे ने बनाया है दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसका जो नाम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार जरूर देख लेना, हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दोस्तों एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमिन्स कंक्रीट सड़क के निर्माण का वर्ल्ड रिकॉर्ड दोहा, अगर कतर की मैं बात करता हूँ, के नाम पर था। ठीक है, जो कि 2019 में था। अब चलते हैं अगली रिपोर्ट देखते हैं भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 और 2022। देखो ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है जो कि 2021 की और 2022 की रिपोर्ट है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रतिवर्ष जारी किया जाता है दोस्तों। देखो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है या फिर द्विवार्षिक जारी किया जाता है, यह बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जाननी भी चाहिए, प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसका जो प्रथम संस्करण था 2019 से दोस्तों जारी किया गया। 7 जून खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया जाता है। अब आपको इसमें देख लेना अभी। देखो 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, देखो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, इसका नाम भी आपको पता लग गया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जिनका नाम है मनसुख मांडविया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया और यह सूचकांक का चौथा संस्करण था। अब देखो इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के निम्न 5 प्रमुख मानकों के आधार पर अब राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रदर्शन किया दोस्तों वो लिए गए हैं। अब देखिए कौन कौन से वो 5 आपके मानक हैं, उन्हें मैं एक बार आपको बता देता हूँ भाई। अगर मैं मानक की बात करता हूँ, देखो मानव एक बार पढ़ लेते हैं भाई, ये मेंस के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डाटा 20% भारांश लिया गया है। अनुपालन कंप्लेंस 30% भारांश। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग 10% भारांश। खाद्य परीक्षण आधारभूत संरचना और निगरानी
उपभोक्ता सशक्तिकरण, ये दोस्तों 5 आपके क्या हैं दोस्तों, 5 जो है ये आपके क्या लिए गए हैं, मानक लिए गए हैं। इसी के आधार पर दोस्तों ये रिपोर्ट जारी हुई है। और इसमें देखो बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर राज्य को रैंकिंग प्रदान की गई है। जिसमें मैं बड़े राज्य की बात करता हूं तो पहले नंबर पर दोस्तों TN तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर गुजरात है दोस्तों, पहले नंबर पर TN तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। आप इतना देख सकते हैं, तमिलनाडु गुजरात का नाम याद कर सकते हैं। तमिलनाडु और गुजरात का नाम दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। तमिलनाडु और गुजरात का नाम आप एक बार याद कर लेना, तमिलनाडु और गुजरात का नाम दोस्तों आप एक बार जरूर याद कर लेना। और बाकी देखो, अब हम यूपी की रैंकिंग देख लेते हैं कि इसमें यूपी की रैंकिंग दोस्तों कितनी है। भाई यूपी की अगर मैं बात करता हूं, उत्तर प्रदेश को इसमें 54.5 अंकों के साथ 8वां स्थान दिया गया दोस्तों। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में यूपी को 8वां स्थान मिला है दोस्तों। यूपी को बताओ कौन सा 8वां मिला, कौन सा स्थान मिला भाई, 8वां। और छोटे राज्यों में गोवा पहले नंबर पर, देखो गोवा अच्छा सिटी है। और गोवा की बात करता हूं तो यहाँ पर दोस्तों इंसान की जो इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी देखो मणिपुर है, सिक्किम है, आप देख सकते हैं यूपी की रैंक 8वीं है। बाकी और आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी बाकी आपके लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 में क्या दिया गया अभी, एयर स्पोर्ट्स, जैसा कि नाम से पता चलता है इसमें हवा के माध्यम से जुड़ी हुई विभिन्न खेल गतिविधियां शामिल हैं, जिसमें एयर रेसलिंग, एरोबोटेनिक्स, एरो मॉडलिंग है, ठीक है। बाकी हैंड ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग और स्काई डाइविंग आदि खेल शामिल है। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया है। देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को दोस्तों लॉन्च किया है, आप इसे एक बार जरूर देख लेना। और इस नीति के अंतर्गत भारत को 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022-2030 तक भारत को विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने की जो योजना है दोस्तों वो तैयार की जाएगी इस योजना के तहत, ठीक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत में एक सुरक्षित, सस्ता, सुलभ, सुखद और स्थायी वायु खेल परितंत्र, एयर स्पोर्ट इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं दोस्तों क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है इसमें। देखो भाई, इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित वायु खेलों को शामिल किया जाएगा। भाई कौन कौन से ऐसे वायु खेल हैं, एरोबोटिक्स, एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरी, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमानन, गुब्बारे, बैलूनिंग, ड्रोन ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, स्काई ड्राइविंग, बेस जंपिंग और बिग शूट्स शामिल, पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग, पवन विमान। आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे एक बार पढ़ के देख लेना, ये सारे के सारे खेल हैं जो कि वायु के अंदर दोस्तों होते हैं भाई। और इसमें हमें 2030 तक क्या करना है भाई दोस्तों, विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे नाम इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको अगर जानना है, खेलों के नाम जानना है तभी दोस्तों आप यहाँ देखना, बाकी दोस्तों इतने आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये। देखो भाई, एक यहाँ से एक फैक्ट मिला है, इस फैक्ट को देख लेते हैं भाई। एक फैक्ट देख लेते हैं, एयर स्पोर्ट्स प्रमुख भारतीय खिलाड़ी, एयर स्पोर्ट्स प्रमुख भारतीय खिलाड़ी सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। देखो ये एक तरीके से फैक्ट मिला है। नाम क्या है, सुश्री शीतल महाजन को अंटार्कटिका पर 10,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंपिंग करने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता है। सुश्री महाजन उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर फ्री फॉल जंपिंग करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है और बिना किसी परीक्षण के इसे करने वाली पहली महिला जंपर भी है। इसलिए दोस्तों इसकी ये पहल है, सरकार ने की है भाई। सुश्री रोहेल थॉमस उत्तरी ध्रुव पर 7,000 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला है। दोनों को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है दोस्तों। अब देखो इन्हीं के नाम से ये जो खेल है प्रकाश में आया है। जब ये कर सकते हैं तो हमारे देश में और जो प्रतिभा है वो भी कर सकती है, इसलिए सरकार ने ये खेल लाए हैं। और 2030 तक हमारे देश को विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का जो टारगेट है वो रखा गया है। आप देख सकते हैं, इनका नाम भी याद रख सकते हैं, सुश्री
शीतल महाजन का। ब्लू ड्यूक सिक्किम की पहली राज्य तितली। ब्लू ड्यूक क्या है? सिक्किम की पहली राज्य तितली है। आप इसके बारे में एक बार पढ़ लेना दोस्त, ब्लू ड्यूक के बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना। तितलियां बटरफ्लाई प्रकृति संरक्षण की दूत हैं। तितलियां क्या है? बटरफ्लाई प्रकृति संरक्षण की एम्बेसडर हैं और ये महत्वपूर्ण जैविक संकेतक बायोलॉजिकल इंडिकेटर के रूप में कार्य करती हैं जो हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य को प्रकट करती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर तितलियां नहीं होंगी तो समझ लीजिए वहां पर प्रदूषण ज्यादा है। सिक्किम में राज्य के नागरिकों के बीच तितलियों के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से वन एवं पर्यावरण विभाग सिक्किम सरकार ने तितली की 2 प्रजातियों को राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है। ब्लू ड्यूक है, जिसमें ब्लू ड्यूक और कृष्णा पीकॉक, ये 2 प्रजातियां, एक है ब्लू ड्यूक और दूसरी कृष्णा पीकॉक। और आप देख लेना कि ब्लू ड्यूक किसकी है भाई? ब्लू ड्यूक दोस्तों कौन से राज्य की है? सिक्किम राज्य की है। और कृष्णा ये भी सिक्किम राज्य की है। एक बार देख लेना आप। देखो 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है। बस इतना महत्वपूर्ण है, बाकी आपके लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और ब्लू ड्यूक का जो नाम है दोस्तों यूरोपियंस द्वारा दिया गया है, यूरोपियंस द्वारा दिया गया है इसका नाम। ये चमत्कारी तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में पाई जाती है। देखो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए अगर यहाँ से कथन बनाकर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा भी ब्लू ड्यूक तितली कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ब्लू ड्यूक तितली जो है भी देखो सिक्किम है दोस्तों। देखो सिक्किम जो है यहाँ भाई, सिक्किम यहाँ आता है भाई। अगर मैं सिक्किम की दोस्तों बात करता हूँ भाई, देखो सिक्किम की बात करता हूँ मैं, सिक्किम की बात करता हूँ तो दोस्तों सिक्किम जो है ऐसा आता है। तो देखो सिक्किम के बराबर में देखो कई सारे हमारे जो देश है पड़ोसी हैं भाई। देखो नेपाल है, ठीक है भाई, नेपाल के बाद में अरुणाचल प्रदेश तो राज्य है ही, सिक्किम तो राज्य है भाई, और चीन के अंदर दोस्तों, चीन के अंदर भी आता है। तो आप याद रखना कि सिक्किम के अंदर जो तितली है ये सिक्किम में तो है ही, अरुणाचल प्रदेश में भी है, नेपाल में भी और चीन में भी है। बस 4 नाम याद रखना है आपको और कोई दिक्कत नहीं है आपको। ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम बासारोना दुर्गा है। बासारोना दुर्गा, बासारोना दुर्गा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। एक बार देख लेना। भारत में पाई जाने वाली इसकी 2 प्रजातियां हैं, ब्लू ड्यूक तथा स्पेलेडिल्ड ब्लू ड्यूक। हिमालयन ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत भारत में विविध रूप में संरक्षित है। देखो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। देखो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए। अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूँ दोस्तों, तो आप जब भी आपसे यूपीएससी प्रश्न करता है वो यहाँ से प्रश्न करता है। देखो यूपीएससी जो प्रश्न करता है दोस्तों, वो आपकी किसी भी पत्रिका से, किसी भी मैगजीन से प्रश्न ठा सकता है। बस आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है ये ध्यान रखना है, ठीक है भाई। देखो हिमालयन ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत भारत में विधिक रूप से संरक्षित है, कंजर्वेटिव है। स्पेलेडिल्ड ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भारत में संरक्षित है। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है। अगले चलते हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली हवाई अड्डा जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बना है। दिल्ली का जो हवाई अड्डा है दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं इंदिरा गांधी टर्मिनल फर्स्ट। मैंने भी कई बार यात्रा की है दोस्तों इंदिरा गांधी टर्मिनल फर्स्ट से। देखो भाई, दिल्ली हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन इमिशन हवाई अड्डा बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डा द्वारा हाल ही में एक हरित परिवहन कार्यक्रम को अपनाया गया था भाई। दिल्ली का जो हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, वो क्या है भाई? जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा दोस्तों ये बना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसके बारे में बाकी जितने भी फैक्ट हैं एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से दोस्तों या फैक्ट दिए गए हैं इससे संबंधित। 1 जून 2022 की बात करता हूँ मैं भाई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संयोजन होने वाला पहला हवाई अड्डा बना है, जो कि भारत का है। भारत का दोस्तों पहला हवाई अड्डा बना है जल विद्युत और सौर ऊर्जा। जल विद्युत और सौर ऊर्जा, ध्यान रखना, प्रश्न बनेगा दोस्त, बिल्कुल बनेगा। 1 जून 2022 से हवाई अड्डे की विद्युत मांग के 94% की आपूर्ति एक जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा की जा रही है, जबकि इस हवाई अड्डे की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं के लगभग 6% की उपलब्धता ऑन साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से सुनिश्चित हो रही है। मतलब इसमें यह जल विद्युत और सौर ऊर्जा दोनों से है। और जल विद्युत की बात करता हूं तो जल विद्युत में 94% योगदान है, और देखो सौर पावर में दोस्तों ओनली 6% योगदान है। ध्यान रखना, ठीक है। ये जो है
आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है फैक्ट के रूप में। बाकी इस प्रकार हवाई अड्डे ने गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आत्मनिर्भरता को समाप्त कर पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को अपना लिया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दिल्ली हवाई अड्डा पर एयर साइड पर 7.84 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, जबकि 5.3 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र कार्गो टर्मिनल पर स्थापित किया गया है। इस पहल से प्रतिवर्ष 2 लाख टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी। भाई 2 लाख टन क्या होगी दोस्तों, CO2 के उत्सर्जन में कमी आएगी। और जो भारत का टारगेट है 2030 तक का नेट जीरो कार्बन, देखो वर्ष 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने की लक्ष्य की प्राप्ति में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ठीक है, एक बार आप पढ़ के देख लेना दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल। ठीक है भाई, बाकी देखो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी हम देख लेते हैं। ये पिछली बार पीसीएस की परीक्षा के अंदर दोस्तों पूछा गया था भाई। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा है। देखो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा, पीसीएस 2022 के अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है भाई, केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा चालित प्रथम हवाई अड्डा बना है। लेकिन इंदिरा गांधी टर्मिनल हवाई अड्डा जो है ये सौर ऊर्जा चालित तो है ही है, लेकिन सौर ऊर्जा के साथ साथ में दोस्तों ये जल विद्युत टर्मिनल से भी दोस्तों ये चालित है। तो दोनों याद रखना आपको भाई। इंटरनेशनल हवाई अड्डा इंदिरा गांधी वाला जो है वो सौर ऊर्जा से प्लस जल विद्युत दोनों से है, लेकिन ये कोचीन वाला जो है दोस्तों ये विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है भाई, पिछली बार 2022 के अंदर ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया था पीसीएस की परीक्षा में। इस बार हो सकता है कि ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, बिल्कुल पूछा जाएगा। मेरी तरफ से ये आपका 120% पूछा जाने की संभावना है। नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित भाई, नामसाई घोषणा पत्र किन किन के बीच में हुआ ये देख लेता हूं मैं। एक बार असम के मुख्यमंत्री कौन है भाई, असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश एपी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किया है। किसके बीच में दोस्तों, नामसाई घोषणा पत्र के बीच में। नामसाई घोषणा पत्र है क्या, एक बार ये देख लेते हैं भाई। ये सीमा विवाद है किस किस के बीच में, असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के लंबे समय से दोस्तों सीमा विवाद है। ठीक है भाई, इस पर दोस्तों हस्ताक्षर किया गया है। अब ये सीमा विवाद है क्या, इस बार को हम एक बार देख लेते हैं भाई। 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद है जो कि असम के और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों असम के और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। ठीक है भाई, दोनों के मुख्यमंत्री ने क्या करा भाई, नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। अब एक बार देख लेते हैं भाई। देखो, समझौते के तहत दोनों गांवों के बीच विवादित गांवों की संख्या को 123 से घटाकर 86 तक सीमित कर दिया गया है। 86 तक दोस्तों क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया है। देखो, दोनों राज्य कुल 37 गांवों के संदर्भ में विवाद को समाप्त करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर स्थित 28 गांव उसी के पास रहेंगे। मतलब असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में दोस्तों इनकी सीमा के बीच में 123 गांव ऐसे थे जिस पर असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों एक दूसरे का आधिपत्य बनाने के लिए दोस्तों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए ये जो एक घोषणा पत्र है दोस्तों इन दोनों के मुख्यमंत्री ने साइन किया है। अब देखो टोटल मिला के 86, देखो 123 से घटाकर 86 हैं दोस्तों, 86 हैं भाई। कुछ गांव तो एकदम फिक्स हो गए हैं, 86 अभी भी है। अब अरुणाचल प्रदेश की सैद्धांतिक सीमा के भीतर स्थित 28 गांव उसी के पास रहेंगे भाई। एपी अरुणाचल प्रदेश के पास में 28 गांव दोस्तों बिल्कुल रहेंगे उसी के पास। ऐसे 3 गांव जिनके संबंध में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दावा वापस ले लिया गया है वे असम के पास रहेंगे भाई। अरुणाचल प्रदेश ने 3 गांव वापस ले लिए। तो वो डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना था कि ये समझौता किसके लिए था भाई दोस्तों। ये था सीमा विवाद से संबंधित। भाई ये गांव हमारे हैं, ये हमारी सीमा के अंदर आते हैं, ये तुम्हारी सीमा के अंदर आते हैं दोस्तों। इसके लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री ने नामसाई घोषणा पत्र पर 15 जुलाई 2022 को क्या किया गया भाई, 15 जुलाई 2022 को सिग्नेचर किए दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है,
अब अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, आप एक बार इसे भी देख लेते हैं। वर्ष 1980 में उच्चाधिकार द्वारा त्रिपक्षीय समिति द्वारा अधिसूचित सीमा के रूप में 29 टोपो शीट्स पर चित्रित सीमा रेखा पर दोनों राज्यों द्वारा सीमा के पुनर्संरेखण के लिए आधार के रूप में लिया जाएगा और दोनों राज्य सीमा विवाद के समाधान के लिए 22 क्षेत्रीय समितियां गठित करेंगे। असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने वाले पॉइंट हैं, बाकी इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ये तो बात पता ही लग गई होगी भाई 123 गांवों का जो मुद्दा था असम के बीच में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में दोस्तों, एक तरीके से दोनों के बीच में आपसी टकराव था भाई। दोनों का मानना था भाई ये गांव मेरी सीमा के अंदर आते हैं और ये गांव मेरी सीमा के अंदर आते हैं। अब इस पर जो नामसाई घोषणा पत्र पर जो हस्ताक्षर हुए हैं 15 जुलाई 2022 को दोनों प्रदेशों के जो सीएम हैं दोस्तों, दोनों सीएमओ ने दोस्तों हस्ताक्षर किए हैं। अब आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है। भारत जापान अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज आपकी जो क्लासें थी 4 क्लासें दोस्तों ये खत्म हुई और मैं मानता हूं कि आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है और इस क्लास से फायदा होता है तो क्लास को शेयर कीजिए और अगर पहली बार जुड़े हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ये यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस की जो सीरीज है वो आपकी डेली बेस चलती रहेगी, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो दोस्तों, हम आपको गाइड करते रहेंगे और आपका जो उत्साह है दोस्तों वो बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।